आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं दोषा भेदी अध्याय के बारे में, है ना। दोषा भेदी अध्याय क्या है, मतलब दोष कितने हैं, वात पित्त और कफ। 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। अब आपको पता होगा कि वात के भी कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, और पित्त के भी कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं, और कफ के भी भेद कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो इन 5 और 5 और 5 यानी कि टोटल 25 भेदों को अपने को पढ़ना है ना, कि 25 भेद कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा भेद होता है, कहाँ पर निवास करती है ना, इनका स्थान क्या है, इनके कर्म क्या है, ये 2 चीज़ें अपन पढ़ेंगे। यानी 25 चीज़ों को अपन पढ़ना है पूरी बॉडी में, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो अध्याय था उसका यदि लिंक आपके पास नहीं हो तो अपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, 11 चैप्टर का भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए अपन इस चैप्टर को देखते हैं अच्छे से। अपन बात करें इस चैप्टर में, आगे चलें, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं अपन 3 चीज़ें बता रखी, वात पित्त और कफ। अब यहाँ वात पित्त कफ के क्या बता रखे, स्थान बता रखे, है ना। इनके गुण कर्म अपन पढ़ के आ चुके हैं 11 चैप्टर में, अष्टांग के अनुसार। अष्टांग हृदय जो वाग्भट लघु वाग्भट है उसके अनुसार। अब वात के स्थान क्या होते हैं, आपको पता है कि जो आयुष्कामी चैप्टर था वहाँ पर एक बॉडी बताई थी आपको, है ना। मैंने आपको पढ़ाया भी था आयुष्कामी चैप्टर, तो वहाँ पर क्या बताया था मैंने, है ना। जो नाभि है और आपका जो हृदय है, इस दोनों के बीच में क्या होता है, पित्त होता है ना। और जो नाभि से नीचे जो पार्ट है वहाँ पर क्या होती है, वात होती है। और जो हृदय के ऊपर जो पार्ट होता है वहाँ क्या होता है, कफ होता है। यानी उद्व चतुर्गर जो ब्यूटी बोन से ऊपर आपके जितने भी चीज़ें हैं, है ना, चाहे सिर हो, वहाँ पर क्या होगा, कफ हो। तो अपन यही देखेंगे, कफ के लक्ष्य, कफ के स्थान देखेंगे, वात के स्थान देखेंगे और पित्त के स्थान। तो देखो वात कहाँ पर है, अपना बॉडी के नीचे, यानी कि अपन देखें इसमें तो ये वाली जो मैंने बना रखी है वैसे नीचे की साइड है। तो क्या बोल रहा है, पक्वाशय। जहाँ पर अपन पक्वाशय की बात करें तो पक्वाशय अभी मॉडर्न टाइम में अपन इंटेस्टाइन को मान सकते हैं, है ना। ये लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो जो रेक्टम वाला जो पोर्शन है वो भी अपने किस में आता है, नाभि से नीचे वाला पोर्शन है ना, वो अपने वात का स्थान है। कटी कमर की बात करें तो कमर भी क्या है, वात का स्थान है। संगति जो जंगा होती है ना, देखो एक क्या होती है, अपना जो जंगा होती है ये थाई होगी, थाई के नीचे घुटना होता है और घुट्टे के नीचे ये जो होती है लेग वाला पोर्शन। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, संगथिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगति बोलते हैं, संगथिनी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, जंगा बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, जानू हो गया। तो ये जानू जो संधि होती है वो जानू बोन से होती है ना। ये वाली आप वाली जो जानू है वो समझ रहे हो, वो नहीं है, ये जानू संधि है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन देखा। फिर अपन चलें, देखो यहाँ पर क्या, पक्वाशय हो गया, कटी हो गया, संगतिनी हो गया, श्रोत्र अस्थि। श्रोत्र अस्थि जो सुनते अपन, है ना, वो। और अस्थियों की बात करें, जितनी भी बोन है वो। स्पर्श इंद्री की बात करूँ, देखो यहाँ पर वात में स्पर्श, तो कैसे याद रखोगे, हवा चलती है तो अपने शरीर को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो हवा माने वात, और वात की कौन सी इंद्री मानी यहाँ पर, स्पर्श इंद्री, ठीक है। फिर वातस्य तत्रापि पक्वाशय विशेषित। तो यहाँ पर देखें अपन, वात का जो विशेष स्थान माना है, हर एक आचार्य ने अपने अकॉर्डिंग माना है ना। चरक की बात करूँ तो अलग है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन अष्टांग हृदय की बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल अष्टांग हृदय की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या माना है, विशेष स्थान पक्वाधान, यानी पक्वाशय को इसने विशेष स्थान वात का माना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो पक्वाशय विशेष स्थान किसने माना है, तो वात का अष्टांग हृदय ने माना है। स्पर्श इंद्री को किसने माना है, वात का स्थान अष्टांग हृदय ने माना, ध्यान रखना। बाकी पक्वाशय, कटी, संगतिनी, श्रोत्रास्थनी, ये जो अपने नीचे वाला पोर्शन है ना, नाभि का। यदि आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिलता है फर्स्ट ईयर में, आपका जो एग्ज़ाम दोगे आप, है ना, उसमें आप सोल्व कर सकते हो ये वाला। लेकिन स्पर्श इंद्री और पक्वाशय को विशेष स्थान थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। फिर अपन बात करें पित्त स्थान का, तो पित्त में क्या है, पित्त कहाँ पर था, नाभि और अपने हृदय के बीच में, इस दोनों के बीच में पित्त था। तो देखो नाभि हो गया, है ना, नाभि, आमाशय, स्वेदो। अब स्वेद की बात करें, पसीना गर्मी से आता है, और गर्मी और पित्त का तो रिलेशन है उष्ण। लसी का रुधिर और रस, ये तीनों चीज़ों ध्यान रखना है ना, रस, रक्त और लसी का, और पसीना जो है वो। लेकिन आमाशय को भी माना, आमाशय में तो डाइजेस्ट होता ही है, अग्नि भी होती है वहाँ पर, तो अपन जानते हैं। फिर बात करते कौन सी इंद्री की बात करी, तो द्वक इंद्री, यानी जो दर्शन करने वाली इंद्री, अक्षी इंद्री है, उसकी बात की इसने। तो देखने वाला जो आलोचक पित्त होता है ना वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कौन सी इंद्री हो गई, दृक। दृक के बाद स्पर्श को भी यहाँ पर बताया, तो गर्म वाली चीज़ों का भी तो स्पर्श करते हैं, इसलिए स्पर्श इंद्री की बात कर ली। तो 2 इंद्रियों की बात है, एक तो चक्षु इंद्री की और एक स्पर्श इंद्री यानी त्वचा की बात है। जबकि स्पर्श इंद्री की बात कहाँ कर चुके थे अपन, वात में कर चुके थे, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, तो स्पर्शन से पित्तस्य नाभि अत्र विशेष स्थान क्या है, जो नाभि है ना वहाँ पर ही पित्त का स्थान है विशेष रूप से। तो ध्यान रखना, नाभि
पित्त का स्थान है और पक्वाधान या पक्वाशय किसका, विशेष वात का स्थान है। इन चीज़ों को आप याद रखोगे, आशा करते हैं। अपन आगे चलते हैं। कप का स्थान की बात करें तो कप में क्या है, उरह। उरह यानी कि जो चेस्ट रीजन आपका ये वाला है उसकी बात। कंठ, कंठ वाला हो गया। फिर बात करें सिर, तो ये पूरा सिर हो गया। तो ये तीनों चीज़ें की बात अपन ने की है, यहाँ से यहाँ तक की। फिर क्या है, क्लोम, है ना, क्लोम यहाँ पर बीच में होते हैं, क्लोम की बात करी। पर वो जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है आप जानते हो, जहाँ पर जॉइंट होगा तो वहाँ पर क्या होगा। जैसे कि मैं बात करूँ जॉइंट्स की बात करें अपन, तो जैसे मान लो ये दो बोन्स है ना, अब बीच में क्या होगा, जॉइंट होगा। तो जॉइंट होगा तो एक मेम्ब्रेन होगी दोनों तरफ। कौन सी मेम्ब्रेन होगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और बीच में कौन सा द्रव भरा होगा, साइनोवियल फ्लूइड भरा होगा। तो ये साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पर, हर एक जॉइंट्स में होता है, आप जानते हो। तो वहाँ पर यदि ये अपना जो फ्लूइड्स है वो कप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कप का स्थान क्या है, जितने भी पर्व हैं, जितने जॉइंट्स है वो अपने कप के स्थान होते हैं। ठीक है, पर्व की बात की। फिर बात करते हैं आमाशय। तो देखो एक किस आचार्य ने आमाशय का पित्त और कप का स्थान बताया, तो अष्टांग हृदय ने आमाशय का पित्त का स्थान भी बताया था और कप का स्थान भी बताया, तो ध्यान रखना। ठीक है, फिर बात करें रस, है ना, आमाशय के बाद रस, तो रस का धातु वहाँ पर भी थी और रस यहाँ पर भी है, तो ध्यान रखना है। आमाशय यहाँ भी है वहाँ, क्योंकि ऐसे ध्यान रखना, जो आप खाना खाते हो, है ना, खाना खाते हो तो कहाँ पर आता है, आपके स्टमक में आता है। तो स्टमक में आ रहा है, तो ये आमाशय किसका स्थान हो गया, कप का स्थान हो गया। कौन सा, क्लेदक कप होता है यहाँ पर, अपन बात करेंगे थोड़ा नेक्स्ट टाइम। और उसके बाद कौन सा, रस, जो भी अपना खाना का जो रस बनता है वो भी यहाँ पर बनता है। इस चीज़ को अपन समझे। इसके बाद अपन आगे चलें, मेदो घ्राण च जीवा। अब कौन सी इंद्री, घ्राण इंद्री की बात की इसमें। घ्राण माने नोज़ की, है ना, जो आपका नोज़ होता है उसकी बात कर ली। फिर जीवा की बात की। कपस्य सु उरह, है ना, जो मेन स्थान है ना, विशेष स्थान किसको, उरह का। तो ये जो अपना उरह स्थान है, जहाँ पर फेफड़े वगैरह अपना लंग्स वगैरह होते हैं, तो वो स्थान कप का स्थान विशेष बताया है। नाभि, पित्त का स्थान विशेष बताया है। और पक्वादान जो स्थान बताया है वो किसका, वात का स्थान बताया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। ये विशेष स्थान कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और अलग अलग आचार्यों के अनुसार भी पूछे जाते हैं, अपन देखेंगे उनके अनुसार। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आई हुई, ये तीनों आपको याद रह जाएगा। यहाँ पर स्पर्श इंद्री को थोड़ा ध्यान रखना, है ना। उसके बाद ये जो रस है वो उसमें पित्त भी होता है और आमाशय है उसमें भी पित्त और कफ दोनों होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर जो स्पर्श इंद्री की बात आई है ना, वात में भी आई थी और यहाँ पर भी आई। और यहाँ पर घ्राण इंद्रिय और जीवा इंद्रिय, दो इंद्रियों की बात आती है। ठीक है, और मेद जहाँ जहाँ पर होता है वहाँ पर कफ होता है। तो अपन ने इसकी अच्छे से बात की। अब अपन चलें आगे वाले जो श्लोक है वहाँ पर, लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा कि यहाँ हर एक आचार्य ने अपने अपने अनुसार बताया। तो देखो अपन बात किसकी की थी, सिर्फ वाग्भट की बात की थी। तो जो उरह होता है चेस्ट, वहाँ पर कफ होता है। नाभि वाले में पित्त होता है। पक्वादान या पक्वाशय में क्या होता है, वात होती है। ये चीज़ अपन पढ़ के आ चुके हैं, है ना। देखो अब आप जो वाग्भट को चरक से मिलाओगे थोड़ा बहुत सेम मिलेगा। इसका वात का स्थान और इसका सेम है। इसने आमाशय माना है क्योंकि पित्त में क्या होती है, जो जठराग्नि होती है, ग्रहणी या आमाशय में मान सकते हैं। तो ठीक है, इसने आमाशय मान लिया, इसने नाभि मान लिया। उरह ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो जब आपको आंसर चरक के अनुसार लगाना पड़े वाग्भट, तो थोड़ा ज़्यादा सोचने की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सुश्रुत थोड़ा अलग ही मानता है। देखो इसने शोणी गुदा को माना है वाग का। पित्त का स्थान पक्वाशय और आमाशय के मध्य का जो ग्रहणी वाला स्थान है वहाँ पर माना है। बिल्कुल एग्जैक्ट और सही मैं इसको मानता हूँ। जो ग्रहणी वाला पोर्शन है वहाँ पर ही पित्त होता है। वहाँ पर डाइजेशन जो होता है ना, गैस्ट्रिक जूस वगैरह सब यहाँ पर ही आते हैं। फिर अपन बात करें स्टमक की, तो स्टमक कफ का स्थान है। ठीक है, इसने माना। फिर काश्यप की बात भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पक्वाशय, आमाशय और हृदय लिख रखा है ना। फिर ठीक है, चलो इन अलग अलग आचरण, लेकिन आपको कौन सा याद रखना है, आपको वाग्भट वाला ध्यान रखना है अभी। ठीक है, चरक थोड़ा सिमिलरिटी है तो आप चरक वाला ऑप्शन या वाग्भट का पूछे तो सेम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन नाभि का थोड़ा ध्यान रखना और आमाशय का। लेकिन इसने बहुत अच्छा स्थान अपने पित्त का बता रखा है। फिर अपन देखें तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। यहाँ पर भेदों की बात की है। तो देखो जो भेद है वहाँ पर सबसे पहले 5 भेद हर एक दोष के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 5 भेद कौन से हो गए, तो यहाँ पर सबसे पहले प्राण वायु, है ना, उदान वायु, समान वायु और व्यान वायु और अपान वायु। ये पुष्पवास्य में पहले याद रखवा था किसी भी ट्रिक को, मतलब ऐसे ट्रिक मैंने बहुत सारी बना रखी थी। लेकिन जब से मैंने नाड़ी विज्ञान पढ़ा है ना, जो नाड़ी अपन देखते हैं, है ना, जो वात और पित्त की 3 नाड़ियाँ होती है अपने, है ना। तो उन नाड़ियों में अपन देखते हैं तो उसमें क्या हर एक जो फिंगर्स होती है उस पर अपन को अलग अलग महसूस होता है। इन 5 को एक फिंगर, वात वाली फिंगर पर पहचानना होता है ना। तो वहाँ पर क्या है, ये सीक्वेंस जो है वो फिट नहीं बैठ रहा था मेरा,
इसलिए मैं अब क्या है इस ट्रिक को ज़्यादा नहीं याद करवाता हूँ बच्चों को भी, है ना। मैं ऐसे ही सीक्वेंस में बताता हूँ, सबसे पहले प्राण, फिर उदान, फिर व्यान, फिर समान, और फिर अपन जो इसमें सीक्वेंस दे रखी वही अपने फिंगर पर अपने को महसूस होती है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं याद होते हैं 5 वेद भी, तो किससे याद रख सकते हैं इन 5 वेदों के नाम? पुष्वा से याद रख सकते हैं, है ना। अपन किसी भी गेट को धक्का देते हैं या हवा लगती है गेट के, तो वो क्या होता है? पुश वा, है ना। ये पुश PSH वाला नहीं है। तो यहाँ पर P से प्राण वायु, U से उदान वायु, S से समान वायु, V से व्यान और A से अपान वायु। ठीक है, 5 वेदों के नाम याद हो गए। चलो ठीक है, अपन आगे चलते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखें तो यहाँ पर 5 वेद में से जो पहला भेद है वो है प्राण वायु का। अब प्राण वायु कहाँ पर रहती है? प्राणो अत्र मूर्धन, जो सिर प्रदेश में स्थित होती है। प्राण वायु अपने ब्रेन में होती है। फिर अपन बात करें उरह कंठचरो, कहाँ पर विचरण करती है? देखो अपने मान लो ये पूरा अपना सिर प्रदेश है ना। ये अपना चेस्ट हो गया, ये नोज़ हो गया, ये लिप हो गया वगैरह, ये गर्दन हो गया। ठीक है, अपन ये देखते हैं। तो जो विचरण करने का पार्ट जो है इसका अपने लंग्स से कंठ में और अपना सिर प्रदेश, इसमें विचरण करेगी कौन सी वायु? प्राण वायु। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अपन ने देखा ये कहाँ पर विचरण करेगी? मुर्दा में स्थित होती है। मेन स्थान क्या है प्राण वायु का? तो ध्यान रखना सिर प्रदेश या मुर्दा, है ना। उरह प्रदेश और कंठ में विचरण करती है। फिर क्या क्या बताती है? प्राण वायु क्या करती है? बुद्धि, हृदय, इंद्रिय और चित्त। आपको पता है अपना जो हर्ट है वो उरह प्रदेश में है। फिर अपन बात करें जो इंद्रियाँ जितनी भी है, मतलब मेन इंद्रियों की बात करें, वो सिर प्रदेश में है ना। और अपनी बुद्धि जो है वो भी कहाँ पर? ब्रेन में डिपेंडेंट है। तो ये बुद्धि का भी ये करेगी, हृदय का भी ये करेगी, और अपनी जो इंद्रियां है और अपना जो मन है जिसको हृदय में स्थान बताया है उसका भी क्या करती है? धारण करके रखती है। ये चीज़ अपने को यहाँ तक क्लियर है। फिर अपन बात करें कर्म क्या करती है, तो इसके ये मेन काम है। क्या करेगी? स्टीवन, थूकने का काम जो करती है वो अपनी प्राण वायु करती है। फिर अपन बात करें शौतु, शौतु यानी छींकने का जो काम है वो भी कौन करती है? प्राण वायु करती है। और निश्वास, है ना, निश्वास यानी कि सांस को बाहर निकालने का काम भी कौन करती है? प्राण वायु करती है। ठीक है, और उद्गार जो डकार है ना, डकार अपन मारते हैं वो। तो देखो यहाँ से एक आइडिया आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी चीज़ मुंह से निकलती है और एक हवा की तरह निकलती है, उसमें कौन सी वायु आ रही है? प्राण वायु। जैसे अपन मैं थूकूंगा तो भी क्या, मुझे अंदर से हवा लेकर बाहर की तरफ लार फेंकनी पड़ेगी। चलो ये ST1 हो गया। सौतु, सौतु जिसको मैं बोलता हूँ छींकना, छींक में भी एक एयर निकल रही है, कहाँ से? चेस्ट वाले रीजन से बाहर आ रही है। फिर उद्गार जब मैं डकार लेता हूँ तो भी एक एयर निकल रही है। तो जो अंदर से निकले लेकिन हवा यदि निकले तो वो सारे चीज़ें कर्म किसके हो गए? प्राण वायु के। तो ये यहाँ पर अपन ने एक कॉन्सेप्ट बना लिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि फुल ये मेरे अकॉर्डिंग है कि कैसे अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो निश्वास, सांस को चाहे बाहर निकालना हो, चाहे अन्न का प्रवेश करवाना हो, ये चीज़ को ध्यान रखना। अन्न को प्रवेश करवाने के लिए कौन जिम्मेदार होती है? तो प्राण वायु होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और प्राण अपन जानते हैं ना, अन्न में प्राण होते हैं, तो अन्न को प्रवेश करवाने वाली वायु कौन सी हो गई? प्राण वायु। तो जो आप इंटेस्टाइन में जैसे फूड इंटेक करते हो और आपके स्टमक में जाता है तो कौन सी गति करता है? यहाँ पर प्राण वायु जिम्मेदार होती है। या किस वायु की गति से होता है? तो प्राण वायु। अब अपन देखते हैं उदान वायु। तो देखो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। आप ध्यान रखोगे क्या कि जो ऊपर की तरफ होती है, ऊ से ऊपर, है ना, इस ऊ से ध्यान रखना, ऊपर, और ऊपर की चीज़ें जो भी जाती हैं वो सारे काम उदान वायु के होते हैं। जैसे उदान वायु का स्थान क्या है? उरह प्रदेश। और अपनी प्राण वायु का स्थान क्या था? सिर प्रदेश। इनको अलग अलग ध्यान रखना। उरह प्रदेश अब ये काम क्या करेगी? नासा, नाभि, गलास, चरेत। चरेत कहाँ पर विचरण करने का काम करती है? नासा, नासी। देखो पहले तो नोज़ ले लिया, फिर अपने एक पॉइंट ये बना लिया, कौन सा? अपनी नाभि। ठीक है, बीच में क्या आता है? गला वगैरह, कंठ प्रदेश। तो इसी में तो विचरण करती है जिसमें अपनी प्राण वायु जो सिर प्रदेश तक कर रही थी। तो ये क्या है? अपना नाभि हो गया। नाभि से लगाकर नोज़, नासिका तक, इसमें विचरण करने का काम कौन करती है? उदान वायु करती है। यानी यहाँ से जो बाहर निकालने का काम करे वो उदान। अब क्या काम करेगी? वाक प्रवृत्ति, जो आपके बीच में क्या आ रहा है? वोकल कॉर्ड आ रहे हैं। वोकल कॉर्ड क्या? वॉइस क्रिएट करने का काम। तो वो उदान वायु का काम हो गया, बाहर निकालने का काम जो है वो। फिर ये प्रयत्नम, ओजो, बलम, वर्ण, स्मृति, क्रिया। क्या बोल रहा है? अपने देखें वापिस, तो यहाँ पर दे रखा प्रयत्न, है ना। देखो वाणी की प्रवृत्ति आपको समझ में आ रहा है। उदान, ऊ से ऊपर, उस ऊ से उदान वायु होती है। फिर अपन में बात करें कि ऊर्जा का काम, ऊ से ऊर्जा, ऊ से उदान वायु। बल, वर्ण, स्मृति का काम भी कौन करती है?
उदान वायु है। तो ध्यान रखना है ये ऊर्जा, बल, स्मृति जो वर्ड आ रहे हैं वो किसमें, उदान वायु में भी आते हैं। ऐसा नहीं कि इस स्मृति को देखते आप डायरेक्ट प्राण वायु पे टूट जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। डायरेक्ट इसमें भी आती है चीज़ को, यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव वाले याद रख सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी, यहाँ पर नेक्स्ट श्लोक की बात करें या नेक्स्ट वायु की जो तीसरे नंबर वाली है वो कौन सी वायु है, व्यान वायु। व्यान वायु क्या होती है, मेन तो अपने कहाँ पर रहती है, इस हृदय में रहती है ना, हृदय में स्थित होती है। लेकिन ये प्रॉपरली जो पूरी बॉडी के कर्म होते हैं वो भी ये यहाँ पर करती है। जिस प्रकार से अपना जो पर ओज होता है वो 8 बिंदु होता है, वो कहाँ पर रहता है, हृदय में रहता है। लेकिन जो अपर ओज है वो पूरे सर्व शरीर में विद्यमान है ना। तो जैसे उसी प्रकार अपनी व्यान वायु भी होती है, तो हृदय में स्थित होती है लेकिन संपूर्ण शरीर में क्या करती है, विचरण करती है। तो ये बात को आपको याद रखना है कि सर्व शरीर विचरण कौन करती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना व्यान वायु। ठीक है, इसीलिए इसको महाजव बोला है। महाजव यानी कि महावेग वाली होती है कौन, व्यान वायु। ये ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है आपको, महावेग वाली वायु कौन सी है, तो व्यान वायु यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब ये क्या कर्म करती है, देखो शरीर की गति की अपेक्षणम उत्क्षेप, देखो क्या क्या कर्म करती है ये, अवक्षेपण, अंगों को क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट करवाना या कोई ऑर्गन को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, चलना, गति करना, या उत्क्षेपण, उत्क्षेपण यानी अंगों को वापस क्या करना, रिलैक्स करवाना, है ना। और निमेश, आंखों को बंद करना, उन्मेष, आंखों को खोलना, आदि शारीरिक क्रियाओं को प्राय सभी जो क्रियाएं प्रतिबंधित जो जुड़ी हुई है वो भी किससे जुड़ी हुई, व्यान वायु यदि नहीं हो तो दूसरी वायु काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आज से हमारे दिल में कौन है, अपनी जानू वानू नहीं है, अपना बाबू सोना टोना नहीं है, यहाँ पर कौन सी वायु है, तो व्यान वायु। वायु में एक भेद होता है, व्यान वायु वही कहाँ पर होता है, अपने हृदय में होता है। तो हृदय का व्यान वायु का स्थान बता दिया। दूसरा अपन बात करें किसका स्थान है, अपने मन का स्थान भी कहाँ पर है, हृदय में है। तीसरी अपन बात करें परोज का स्थान कहाँ पर है, तो हृदय में है। इस चीज़ को भी आप समझना और याद रखना। ठीक है, तो देखो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर किसकी, अगली की बात करें तो देखो यहाँ पर एक चीज़ और रह गई अपने, प्रतिबंधित शरीरानाम। जितनी भी क्रियाएं हैं वो किससे जुड़ी होती है, व्यान वायु से। ये भी चीज़ ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकती है। तो फिर अपन आगे चले, नेक्स्ट श्लोक की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है समान वायु। समान वायु की देखें तो समानो अग्नि समीप, अग्नि जो जठरा अग्नि है उसके समीप कौन होता है, समान वायु होती है। ध्यान रखना, जैसे कि मान लो ये अपना जठरा अग्नि है, ये दधाकरी है, तो इसको धगाने के लिए या इसको बढ़ाने के लिए कौन सी वायु, एयर चाहिएगी, कौन सी एयर यहाँ पर काम करेगी, तो यही अपनी समान वायु यहाँ पर काम करेगी। तो ध्यान रखना, जो जठरा अग्नि उसके समीप होती है, स से समीप और स से समान वायु होती है। संपूर्ण कोष्ठ में विचरण करती है, कहाँ पर, पूरे कोष्ठ में आपको विचरण करने वाली जो मिलेगी वो समान वायु मिलेगी। फिर बात कर रहा अन्न को पचाने, ग्रहण करने का काम तो कौन था, अब तो प्राण वायु पढ़ के आए थे, और दूसरे का अन्न ग्रहिती अपने समान वायु भी करती है। यानी कि अपन कह सकते हैं मुंह से स्टमक तक तो कौन ले जा रही है, प्राण वायु। अब जो आगे ले जाएगी वो कौन ले जाएगी, यानी डाइजेशन हो गया यहाँ पर समान वायु ने कर। अब आगे जो मूवमेंट करवाएगी वो किसका काम हो गया, समान वायु का। इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हो कॉन्सेप्ट के रूप में। ठीक है, फिर बात करें अपन, देखते हैं नेक्स्ट, अन्न ग्रहिती पचती विवेचती मुंचती। देखो अन्न को ग्रहण करने का, ठीक है, अन्न को पचाने का, अन्न को विवेचन यानी टुकड़े या मल में तोड़ने का काम, विभाजन करने का काम भी समान वायु ही करती है। अन्न को मल में बदलने का काम और विसर्जन करवाने यानी बाहर निकालने का काम भी कौन कर रही है, ये अपनी जो समान वायु है वो करती है। अब बात करते हैं अपान वायु। अपान वायु क्या है, अपान यानी कि अ से अपान मतलब नीचे से जो निकलने वाली होती है वो अपान वायु होती है। अब क्या करती है, ये गुद प्रदेश में स्थित होती है, कहाँ पर, एनस प्रदेश में स्थित होती है। ध्यान रखना है, कहाँ पर, अपान वायु नीचे स्थित होती है। शोणी, बस्ती, मेड्र और शिश्न उरह प्रदेश में विचरण करती है। कहाँ पर, जो नीचे वाली जो चीज़ें हैं आपकी, शोणी हो गई यानी पेल्विक बोन हो गई, बस्ती जो ब्लैडर है आपका मूत्राशय, मेड्र यानी कि जो शिश्न है या योनि ले सकते हैं। यहाँ पर दोनों के फीमेल मेल दोनों के रिलेशन में आए, ऐसा नहीं कि मेड्र से मतलब आप, है ना, जो योनि प्रदेश है या अपन लिंग प्रदेश है उसकी बात कर रहे हैं अपन, है ना। उरह प्रदेश की जंगा की बात करें तो वहाँ पर होता है। अब ये काम क्या करेगा, क्या क्या चीज़ें नीचे से निकलती है, तो शुक्र नीचे से निकलता है, मेल की बात करें, आतर्व नीचे से निकलता है, फीमेल की बात करें, पुरुष नीचे से निकलता है, जो स्टूल की बात करें, यूरिन की, मूत्र की बात करें, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा क्या, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें डिलीवरी के समय गर्भ भी नीचे से निकलता है। ये सारी चीज़ें, इतने कर्म अपान वायु के हैं। जो नीचे से निकालने के काम है वो किसके हैं, अपान वायु के। बाकी कहाँ पर रहती है, ये गुद प्रदेश में स्थित रहती है और इसमें विचरण करती है, जो नीचे वाली जगह अपने ने देखी। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स बनी हुई है इस बुक में,
है ना। अच्छे से यहाँ पर प्राणवायु वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हो। लेकिन अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन पित्त के भेद देखें। तो पित्त के भेद में बच्चों को पहले अपन ऐसे याद रखते थे कि यहाँ पर ये जो अपन सांबा वाली मूवी है ना, जो आपने देखी होगी, पार आ सांबा, है ना। तो ये सांबा वाली जो मूवी थी वो, है ना, तो कितने आदमी थे उसमें, एक सांबा भी था। तो वो जो पित्त गुस्सेल स्वभाव वाले थे वही तो क्या कहते थे, इधर आ, है ना, पार आ सांबा, फिर देखूंगा तेरे को। तो देखो, पा से क्या हो गया, पाचक पित्त, र से क्या हो गया, रंजक पित्त, आ से क्या हो गया, आलोचक पित्त, सा से साधक पित्त और भाजप प्राजक पित्त। तो ये पित्त के 5 टाइप याद रखने की ये ट्रिक आपको याद रख सकते हो, बना सकते हो, इसको आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर फिर भी नाड़ी विज्ञान में थोड़ी सीक्वेंस गड़बड़ा रखी, इसलिए आप, है ना, जो आपने अष्टांग में दे रखा वैसे याद रखो तो ठीक है। अदरवाइज़ आपको ट्रिक के अनुसार याद रखना हो तो इसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब अपन देखते हैं, देखो यहाँ पर वापस अपने पित्त के भेद में देखें तो सबसे पहले पाचक पित्त दे रखा है। तो पक्वाशय आमाशय मध्य, पक्वाशय और आमाशय के मध्य कौन होता है, पकाने का काम गृहिणी में होता है, इसलिए वहाँ पर कौन सा पित्त होता है, पाचक पित्त होता है। फिर बात करें पंचभूतात्मक, है ना, ये बात कर ली अपन ने। पंचभूतात्मक होते हैं जो अग्नि गुण के अधिक होने के कारण द्रवत्व का त्याग दिया जाता है, अर्थात जिससे द्रवता कम हो गई है वो पाचन आदि कर्म करने के कारण अनल जो अग्नि है उसे शब्द दे दिया, जो पाचक पित्त है उसको अग्नि शब्द दिया है। अन्न का पाचन करती है, सार भाग कीट भाग को अलग करने का काम करती है। वही आमाशय पक्वाशय के मध्य शेष पित्तों को भी क्या कर, देखो ध्यान रखना, जो पित्तानाम शेषाणाम आदि अनुग्रह है, ये शेष पित्तों को भी क्या करी, बलवान करने का काम कौन करिए, पाचक पित्त। इसीलिए तो इसको प्रधान रूप में या पहले लिखा गया है, ये ध्यान रखना। अपने जो शास्त्रों में जो श्लोक होते हैं उसमें जो पहले जो चीज़ लिख दी वो प्रधान रूप से लिखी गई, ऐसे ही नहीं लिखा गया श्लोक आपको थ्योरी के रूप में लिखना मिल रहा है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ प्रधान होती है उसकी पहले बात करते हैं। फिर अपन चलें नेक्स्ट पे देखें कि उनका पोषण करती है, मतलब कि जैसे एक अग्नि है मान लो मेन, यही जो छोटी छोटी अग्नियाँ इसके साइड में होती है उनका क्या करती है, पोषण करती है। तो ध्यान रखना, अनुग्रहित होती है, सटी हुई होती है, कौन है ना, पाचक पित्त। फिर करोति बलादेन पाचनम, ये किसके लिए लाइन आई है, तो ये श्लोक की फॉर्म में आपको पूछ सकता है, आप हाईलाइट कर सकते हो इसको। पाचक पित्त का कहाँ स्थान होता है, पक्वाशय आमाशय के बीच। 5 भूतों को तोड़ने का काम, उसमें से जो तेजस अग्नि वाला गुण है वो क्या अधिक हो जाता है और द्रव जो है वो त्याग देता है, कौन, पाचक पित्त। इसीलिए तो क्या हो गया, वो जठरा अग्नि की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसको जठराग्नि से कोरिलेट कर सकते हैं अपन। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अन्न का पाचन करेगा, जो प्रसाद भाग है और कीट भाग को अलग अलग करेगा, इस चीज़ को आप याद रख सकते हो। अपन चलते हैं फिर नेक्स्ट जो अपना पित्त का भेद है ना, वो अपन देखें तो यहाँ पर रंजक भी रंजक मतलब रंगने का जो काम करता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, रंजक पित्त बोलते हैं। अब ये रंगने का काम कहाँ से होता है, आमाशय। अब जो स्टमक में अपना जो फूड गया है ना, स्टमक में अपना जो भी फूड गया है वहाँ से क्या होता है, अपनी पोर्टल वेन निकलती है और पोर्टल वेन लीवर को देती है। अब लीवर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये लीवर यहाँ पर ये अपने ब्लड को बनाने का काम करता है। तो यहाँ से जो जा रहा है इसीलिए स्टमक से ही जा रहा है, तो ये जो जाने का काम कर रही है वो अपना रंजक पित्त हो गया। यहाँ पर रंगने का काम, जैसे ब्लड को रंगने का काम, रस को रंग दिया तो क्या बन गया, रक्त बन गया। तो ये काम भी क्या हो गया, अपने रंजक पित्त का होता है, रंजक पित्त कहा जाता है रंगने के कारण इसको। फिर मैं बात करूँ साधक पित्त की, तो जो पित्त साधना कहाँ से करनी चाहिए, हमेशा हृदय से करनी चाहिए, इसीलिए साधक पित्त का भी क्या हो गया। तो ध्यान रखना है, जानू मानू सोना टोना जो भी थे वो निकाल देना, और वात में ध्यान रखना, व्यान वायु का स्थान क्या हो गया, तो ध्यान रखना अपने जो वायु है उसका भेद में व्यान वायु का स्थान हृदय। पित्त में देखोगे तो साधक पित्त का स्थान क्या हो गया, अपना हृदय हो गया। तो ध्यान रखना, व्यान ने साधना की, तो साधना कहाँ से की, हृदय से की। तो व्यान वायु और साधक पित्त ये अपने 2 चीज़ें हो गई। अब देखो आपकी जानू मानो सोना के लिए क्या कम जगह हो गई हृदय में रहने के लिए, है ना। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर उनके लिए कम जगह हो गई, तो उनको मत रखो, अपने वात पित्त और कफ को रखो, यहाँ पर उनके भी भेदों को रखो, है ना। बहुत सारी जगह चीज़ें हैं यहाँ पर रखने के लिए, ठीक है। तो वो अपन देखेंगे, है ना, ठीक है ना, ये एक जस्ट जोकिंग है ना, कुछ लोग इसको दिल पे ना लें। फिर मैं बात करूँ साधक पित्त की, तो साधक पित्त की काम क्या है, हृदय में तो निवास करता है। अब यहाँ हृदय से मैं ब्रेन ले सकता हूँ, देखो है ना, हृदय से अपन ब्रेन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या काम, बुद्धि मेधा अभिमान आदि के द्वारा अर्थ का साधन करने के कारण इसे साधक कहते हैं, साधन करने के कारण। अभिप्रेत
अर्थ को साधन यानी कि जो बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि जो क्रिएट करने का, क्रिएटिविटी या को करने का जो साधन होता है वो कौन होता है? साधक होता है। अर्थी अभिप्रेत साधनम साधक हृदयगतम पितम। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो इस चीज़ को अपन ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद मैं बात करूँ इसकी नेक्स्ट जो चीज़ है उसकी आलोचक और भाजक पित्त की। तो देखो आलोचक क्या है? आलोचना कहाँ से करते हैं? आँख से जो देखते हैं उसके बाद ही तो क्या कर रहे हैं अपन? आलोचक कर रहे हैं। तो ध्यान रखना आलोचक किसका? नेत्र का भी क्या होता है? पर्याय होता है। ध्यान रखना नेत्र का पर्याय क्या है? आलोचक भी है। तो नेत्र में निवास करता है कौन? आलोचक पित्त। या दृक् में स्थित होता है। आलोचक कराने का काम यानी कि दर्शन कराने का काम कौन करता है? आलोचक पित्त करता है। बस एक एक काम है, एक एक जगह है, ध्यान रखना। अब आपको मैंने जब वो पढ़ाया था रसांजन में मैंने बताया था कि क्यों अपने को करना चाहिए। तो आपको मैंने एक चीज़ ये भी बताई थी फर्स्ट चैप्टर में कि अपना कप का स्थान होता है। क्या होता है? आप देखो एक चीज़ अपन कॉन्सेप्ट समझे। तो फर्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ के आए हैं कि अपने जो ऊर्ध्व जत्रुकर होते हैं उसमें क्या होता है? कप होता है। और अब अपन पढ़ रहे हैं आँखों में कौन सा पित्त? आलोचक पित्त अपन ने पढ़ा। तो जो आलोचक पित्त होता है ना, अब ये तो क्या है? सिर्फ आँखों में है, बस इसी जगह। लेकिन यहाँ पर कप क्या है? पूरे में कप भरा हुआ है। तो इसको पित्त को किससे भये हैं? कप से भये हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर बता रखा था, वहाँ पर ये लाइन आती है। तो ये कॉन्सेप्ट अब आपके समझ में आया होगा। अब जाके उस फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ना, है ना, या सेकंड चैप्टर सॉरी दिनचर्या वाला है, वहाँ पर आपको समझ में आएगा जो रसांजन और नित्यांजन का जो संबंध है वो वाला आपको, है ना, जो रीज़न वहाँ पर दे रखा था कारण, अब जाके आपको समझ में आएगा। अब अपन देखते हैं कौन सा भ्राजक पित्त की बात करें। तो भ्राजक जो अपने स्किन होती है उसमें निवास करता है ना। कहाँ पर स्थित होता है? स्किन में, त्वचा में। त्वचा का जो भ्राजक दीप्ति प्रदान करने का काम है, जो सुंदरता प्रदान करने का काम है, वो अपने भ्राजक पित्त का काम है। तो कहीं ना कहीं जो मेलेनिन वर्ण होता है वो कौन करने का काम करता है? अपना भ्राजक पित्त। तो ये चीज़ आप समझना है इसको। फिर अपन नेक्स्ट जो देखते हैं अपने पित्त के भेद अपन इंडेक्स की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर इंडेक्स दे रखी है ना, ये बुक आपके पास होगी। ठीक, अब बात करते हैं अपन कप के 5 भेद। तो कप के 5 भेद कैसे याद रखते थे? देखो कई लोगों को क्या हो जाती है? टीबी हो जाती है ना। क्या होती है? टीबी। टीबी किसकी वजह से? कप की वजह से मानते हैं। तो वो लोग क्या करने लग जाते हैं? खांसने लग जाते हैं। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया? कांस, है ना। तो टी से तर्पक कप, ई से बोधक कप, के से क्लेदक कप, ए से अवलंबक कप और ए से श्लेष्मक कप। तो ये 5 भेदों को यहाँ पर याद रख सकते हो। तो देखो अपन ने क्या क्या ट्रिक देखी अभी तक, है ना। यदि आपको मैं बात बताऊँ तो अपन ने क्या देखी थी? पुष वा से याद रखा था। पुष वा से अपन ने किसके भेद याद रखे थे? वाक के भेद याद रखे। फिर मैंने बताया था पार आ सांबा से क्या याद रखा था? पित्त के भेद याद रखे थे। फिर मैंने क्या याद रखवाया अभी? जिन लोगों को टीबी हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि वो कप ज़्यादा करते हैं, खाते हैं, कप ही निकलता है। तो वो लोग क्या करने लग जाते हैं? कांसने लग जाते हैं। तो कांस, ये पूरे 25 के 25 भेद आप ऐसे याद रख सकते हो, है ना। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर में हो तो ये पूरे भेदों के ही पूछ लेता है, नाम बताओ, या ऑब्जेक्टिव में मिल गया कि इसके कितने भेद हैं, तो आपको कष्ट नहीं हो के यार, है ना, अलग अलग आप कर सको, मिक्सर नहीं करो इन सब चीज़ों को। तो देखो यहाँ पर 5 भेदों में से अपन सबसे पहले कप का पहला भेद देखते हैं, अवलंबक कप। तो ये कहाँ पर होता है? अवलंबक कप उत्तर प्रदेश में स्थित होता है। तो जो अपना चेस्ट वाला जो रीजन है जहाँ पर अपने फेफड़े या लंग्स होते हैं, वहाँ पर कौन? अवलंबक कप होता है। तो ये क्या करता है? स्वयं के वीर्य, जो शक्ति, वीर्य मतलब जो पावर, पोटेंसी होती है उसको अपन वीर्य बोलते हैं। तो जो शक्ति से तीक्र प्रदेश में, तीक्र मतलब, त्रिक मतलब जहाँ पर 3 चीज़ें जुड़ती है ना, या अपन कह सके ये जो अपने हेड और ये तीनों चीज़ जो जुड़ रही है उसको त्रिक कह सकते हैं। या जहाँ पर जो दोनों टांगे वाला पेल्विक रीजन या ये वाला जो, इनको त्रिक अपन मान सकते हैं। तो त्रिक प्रदेश में अवलंबक करता है। अवलंबन यानी जोड़ने। अन्न आहार की शक्ति का हृदय में अवलंबन करवाता है। अन्न की जो शक्ति है उसको हृदय में अवलंबन करा उरर प्रदेश में रहता है। और अम्बु कर्म से शेष कर्म भेदों को भी सहायता प्रदान करती, इसीलिए तो ये क्या लिखा गया? प्रधान है। जैसे पाचक पित्त की बात की थी, वैसे अवलंबक है। अवलंबक भी क्या करता है? शेषाणाम व्यक्त करोति अवलंबक, शेष कपों को भी क्या करता है? जो 5 भेद पढ़ेंगे उसमें से जो 4 कप हैं उनको भी क्या करता है? अवलंबक या पोषण में सहायता करता है। इसलिए से जो अवलंबक कप है उसको हमेशा क्या करना चाहिए? अपने को अदर चीज़ों को बढ़ाने के लिए पहले अवलंबक जो कप है उसको बढ़ाना चाहिए। तो ध्यान रखना इसका स्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। क्या काम करता है? तिक प्रदेश का अवलंबक या जोड़ने का काम या उनको स्टिमुलेट, शक्ति प्रदान करने का काम हृदय का अवलंबक करता है उत्तर प्रदेश में। जो अम्बु कर्म से शेष कप स्थान में भेद का पोषण करने का काम करता है। ये शेष कपों को भी ऊर्जा प्रदान करता है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पर क्लेदक कप की, तो क्लेदक कप कहाँ पर? आमाशय में रहता है। ठीक है,
आमाशय में कौन सा था, पहले रंजक की बात की थी, वो भी आमाशय में था, और क्लेदक कब था, वो भी आमाशय में। अन्न का संगत, ग्रहण किए गए अन्न को क्लेदन गीला करने का काम भी कौन करता है, क्लेदक कब करता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रख सकते हो। क्लेदक यानी कीचड़, कीचड़ यानी गीला करने का काम अपने को ये करता है क्लेदक का। फिर अपन देखते हैं बोधक कब। बोधक से याद रखना बोलना, और बोलते किससे हैं, अपनी जो टंग होती है इससे, है ना, ये जो टंग है अपनी, ठीक है, तो इस टंग से अपन बोलने का काम करते हैं। तो जीवा में स्थित होता है कौन, बोधक कब। और बोधक कब क्या करता है, अपने टंग रस का ज्ञान भी करवाती है, तो रसों का ज्ञान करवाना। ठीक है, बोलना मत याद रख लेना कि हाँ भाई सर ने बताया था बोलना भी हो सकता है, नहीं नहीं। ठीक है, ब से बोलना, बोलना मतलब किससे, जीवा से, जीवा में इसका स्थान है वगैरह, इसलिए अपन ने ऐसे याद रखा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं तर्पक। तो तर्पक करवाते हैं ना अपन, तर्पक किसका करते हैं अपन, ब्रेन का करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन में होता है, यानी कि अपने सिर प्रदेश में होता है कौन, तर्पक कप। ठीक है, फिर बात करें अक्ष इंद्रियों का तर्पण कराने के लिए, जो अपनी अक्ष यानी कि जो आंखें वगैरह होती हैं उनका भी तर्पण कराने में कारक होता है कौन, तर्पक कप। इस चीज़ को याद रखा। तो अपन ने यहाँ पर क्या देखे, अपन 5 भेद याद रखे। फिर एक 5वां भेद छोरी रह जाता है यहाँ पर, इसकी बात करें श्लेष्मक कप। अब श्लेष्मक कप जो मैं बता रहा था आपको, जो संधियों में होता है, पर्व में होता है, तो जो अपन साइनोवियल फ्लूइड की बात करें तो वो एग्जैक्ट ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो कप का टाइप है वो है, संधियों में स्थित होता है। और संधियों में क्या, स्नेहन बंधन करने का काम भी कौन करता है, अपना श्लेष्मक कप करता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो ये 500 भेद हो गए, है ना। इसी प्रकार संपूर्ण शरीर में व्याप्त होते हुए भी अविकृत रहते हुए दोषों को स्थान पृथक पृथक जाने चाहिए। ठीक है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जो 25 चीज़ें मैंने आपको बताई वात और पित्त और कफ की, उनके स्थान और उनके कर्म ध्यान रखना। चाहे इंडेक्सिव फॉर्म में लिखोगे तो ठीक है, एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इफेक्ट शो होगा, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो चीज़ों को आप जैसे मैंने बताया वैसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, फिर अपन वात का संचय कैसे होता है, प्रकोप कैसे होता है और इसका शमन कैसे होता है अकॉर्डिंग टू ऋतु, तो अपन ने देख लिया ऋतुचर्या पे, लेकिन उसका रीज़न क्या था, उस चीज़ों में कौन कौन से गुण थे जो संयोग हो रहे थे, उन चीज़ों को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपको समझना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप एक आने वाले समय के भावी चिकित्सक होने वाले हो। तो कैसे ये रीज़न है, रीज़न आप जानना, अगले लेक्चर में अपन इसको बात करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। आपको यदि चीज़ें अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने चैनल, है ना, जो महा आयुर्वेदा है उसको, ताकि आने वाले जो चीज़ें हैं, है ना, आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल पे मिल सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।